दोस्तों, सभी का मन में एक सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान क्या है टेलीकॉम सेक्टर में। बहुत जन तो ऐसे आंकलन भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे सरकारी जो कंपनी है इसको बंद करने के लिए। तो इसके बारे में देखिए, एक कमेटी फॉर्म हुआ है। जो कमेटी फॉर्म हुआ है उसका फाइल नंबर देखिए, ये फाइल नंबर के अंतर्गत हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एसयू सेक्शन से हुआ है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है कमेटी का, ये 9 अप्रैल 2026 को हुआ है। और ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमिटी। एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है रिकमेंड करने के लिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए भारत संचार निगम लिमिटेड में। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि बीएसएनएल में क्या VRS 2.0 आने वाला है। देखिए ये बात यहाँ से कि आता है। दूसरा बात है, देखिए ये जो बीएसएनएल लेके गवर्नमेंट का क्या प्लान है। तो देखिए चिट्ठी, अगर जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसको अगर हम लोग पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट किया है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल को, सीरीज ऑफ रिवाइवल पैकेजेस एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वायबिलिटी, इंप्रूविंग द सर्विस डिलीवरी एंड एनेबलिंग इस टू ए प्ले स्ट्रैटेजिक रोल इन टेलीकॉम सेक्टर। तो गवर्नमेंट का जो पैसा देने का बीएसएनएल का मतलब ये था कि टेलीकॉम सेक्टर में एक स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करे। तो ये जो सब पैकेजेस है, दिस पैकेजेस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट पब्लिक फंडिंग। तो लोगों का पैसा है, देश का जो साधारण नागरिक है उनका पैसा है, और accompanied by performance expectation relating to operational efficiency, financial stability and improved governance। तो ये पैसा ऐसे ही नहीं दिया जा गया है, इस पैसा देने का टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। पैसा तो लिए हैं मगर आपको परफॉर्मेंस को लेके भी कुछ कुछ बातें मानना पड़ेगा। एक तो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी होना चाहिए, दूसरा बात है कि फाइनेंशियल जो सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, जो आपका जो वित्तीय अवस्था हो, टिकाऊ वित्तीय अवस्था होना चाहिए, और जो गवर्नेंस है उसका भी कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्स जो HR मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है बीएसएनएल में, अप्रोप्रिएट फॉर मीटिंग द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। तो ये जो HR मैनेजमेंट ऐसे होना चाहिए जैसे कि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को मीट किया जा सके। तो इसी रिस्पेक्ट में एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और कमेटी के अंदर जो लोग हैं वो लोग ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट्स के, बीएसएनएल के, और आउटसाइड एक्सपर्ट भी हैं जो लोग एग्जामिन करेंगे कि एशिया रिलेटेड जो इशू है बीएसएनएल में, और रिकमेंड करेंगे अप्रोप्रिएट मेजर्स। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कौन कौन है, देखिए जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं टेलीकम्युनिकेशन का वो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। इसके साथ है जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल पर्सनल है, और डिप्टी डायरेक्टर जनरल CA हैं, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर बीएसएनएल। बीएसएनएल बोर्ड से कौन कौन आते हैं, एक CMD साहब आते हैं, डायरेक्टर HR आते हैं। तो बीएसएनएल से 2 हैं, और बीएसएनएल का सीनियर जो एग्जीक्यूटिव कौन कौन है वो है कि जो चीफ जनरल मैनेजर छत्तीसगढ़ हैं, और जो चीफ जनरल मैनेजर CNTX न्यू दिल्ली है। तो यहाँ से भी 2 हैं। तो बीएसएनएल बोर्ड से 2 है, बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव से 2 है, और डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 3 है। डॉट से 3 आ रहे हैं, बोर्ड से बीएसएनएल जो बोर्ड है बीएसएनएल बोर्ड से आ रहे हैं 2, और बीएसएनएल का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है ITS लेवल का वहां से आ रहे हैं 2, और आउटसाइड जो एक्सप्रेस है जयदीप दत्ता रॉय इंडियन ओवरसीज बैंक का, वो एक यहाँ पे आए हैं। तो देखिए ये है आपका मोटा मोटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का 3-2-2-1, यानी कि आपका 8 आदमी का टोटल 8 जन है कमेटी में, 8 आदमी का कमेटी है। अभी देखिए
ये जो कमिटी है, ये कमिटी का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगा, यानी कि कमिटी किस क्षेत्र में काम करेंगे और कमिटी का रिकमेंडेशन क्या क्या होगा। तो रिकमेंडेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कमिटी विषय में रिकमेंडेशन करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सिस्टम ऑफ बोर्ड बनाना है। तो ये इस बोर्ड में क्या रहेगा, इस बोर्ड में डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव रहेगा। तो वो लोग क्या, HR डोमेन के लोग रहेंगे, वो लोग एक सिस्टम ऑफ बोर्ड बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि यहाँ पे इस कमेटी को ये भी बोला गया है कि आप लोग ये डिसीजन लीजिए कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज डिसीजन मेकिंग कर सके एप्रोप्रिएट लेवल पे, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल पावर है उस फाइनेंशियल पावर का डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर इसको भी करना है, और इसका जो एप्रोप्रिएट लेवल है कौन सा लेवल पे क्या करना है। यानी कि अभी देखिए जैसे आपका एक एसडी का कितना पावर होता है, एक एसडी का पावर होता है 500 रुपया। एसडी अपना सिग्नेचर से 500 रुपया तक कर सकता है। एजीएम का कितना होता है, एजीएम का होता है आपका 5000 रुपया तक काउंटर साइन करने के बाद, और इसके बाद और पावर नहीं होता है। इसके बाद जितना भी पावर होता है करोड़ों तक पावर होता है जीएम के पास। तो ये जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है स्टाफ के बीच में, इसको भी यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा कि डेलीगेशन ऑफ एप्रोप्रिएटली, एखाने डेलीगेशन किया जाएगा कि फाइनेंशियल डेलीगेशन कैसे होना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग कौन सा लेवल से होना चाहिए। और क्या बात है कि जो इंटरनल कंट्रोल, यहाँ पे इनपुट इन डिसीजन मेकिंग, तो कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो वहाँ पे जो फील्ड लेवल है, फील्ड लेवल में कौन रहते हैं, जेई रहता है, जेटीओ रहता है, एसडी रहता है, यही तो फील्ड लेवल में रहता है। और उसके बाद क्या वे लेवल में आ जाता है, एजीएम आ जाता है, और उसके ऊपर डीजीएम रहता है, उसके ऊपर जीएम रहता है। तो ये जो फील्ड लेवल का जो इनपुट्स है, ये इनपुट्स क्या कभी एजीएम के पास जाता है, एजीएम होके डीजीएम होके फिर जीएम के पास जाने के बाद इसके ऊपर क्या क्या कोई कार्रवाई होता है, इसको भी देखना है। तो इनपुट इन डिसीजन मेकिंग लेवल्स का भी बात बोला गया है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो स्ट्रेटेजी है उसको ट्रांसफॉर्म करने का बात बोला गया है, जो कि आपका ट्रैकिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, वैलिडेशन होगा बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिसाब से। और बिजनेस स्ट्रेटेजी होगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी को बोर्ड में रिपोर्टिंग होगा। और क्या बात बोला गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होगा और आईसीटी सिस्टम ऐसे होगा कि एडहेरेंस टू एचआर प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करके, और टेक इनेबलिंग एचआर मैनेजमेंट। तो ये जो एचआर मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका आईडीए बढ़ना, आपका इंक्रीमेंट होना, ठीक है, आपको एनईपीपी या ईपीपी होना, जो एग्जीक्यूटिव में होता है ईपीपी होना, ये सब आपका पैसा का जो बात है ये सिर्फ एचआर मैनेजमेंट का नहीं है। आपका अटेंडेंस आता है एचआर मैनेजमेंट में, आप जो ओटीपी देके करते हैं ये अटेंडेंस आता है एचआर मैनेजमेंट में। आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आता है, आपका जो ड्यूटी होता है, पोस्टिंग होता है, ये सब एचआर मैनेजमेंट में आता है। तो ये सब पारव्यू में आएगा कमेटी में। तो आशा करते हैं आने वाले दिन में और ज्यादा सख्ती से और ज्यादा नियम बीएसएनएल इंपोज करने वाला है, और स्टाफ का जो हालत है वो हालत खराब होने वाला है, क्योंकि पीआरसी तो नहीं देगा अफोर्डेबिलिटी क्लॉज बोल के। तीसरा बात है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे क्या बोला है कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बिजनेस गोल का हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे अभी होता है एपआर होता है, ठीक है, तो एपआर तो नॉन एग्जीक्यूटिव का भी होता है, मगर एग्जीक्यूटिव में क्या हो गया आईपीएमएस। तो ये जो आईपीएमएस है, तो आईपीएमएस में क्या होता है, आईपीएमएस में बहुत सारा आपको गोल सेट किया जाता है, और उस गोल्स के हिसाब से आपका जैसे परफॉर्मेंस रहता है उसमें आपको मार्क्स मिलता है, नंबर मिलता है, जैसे कोई एग्जाम है। तो वैसे ही हिसाब से ये परफॉर्मेंस का भी यहाँ पे रिव्यू होने वाला है। और आउटकम ऑफ इंसेंटिव, कोई भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का भी यहाँ पे बात बोला है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव PLI, ठीक है, इसका भी बात बोला गया है। और इसके साथ कैरियर प्रोग्रेशन और असाइनमेंट ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लिंक किया जाएगा।
इसके साथ देखिए HR सोर्सिंग एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सोर्सिंग HR। तो यहाँ पे कैरियर प्रोग्रेशन और अप्रोप्रिएट डिप्लॉयमेंट होना। डिप्लॉयमेंट मतलब ही आपका आ जा रहा है कि पोस्टिंग का बात मतलब कि आप मेट्रो सिटी, डिप्लॉयमेंट मतलब आपका मेट्रो सिटी में ज्यादा पोस्टिंग रहेगा और रूरल बेल्ट में कम रहेगा, ऐसे नहीं होगा। तो आपका ट्रांसफर भी आएगा, क्योंकि जहाँ पे कम स्टाफ है, डेफिसिट जगह पे वो सरप्लस से जाके देने का बात भी यहाँ पे आएगा। सरप्लस टू डेफिसिट ये जो मूवमेंट है ये आने वाले दिन में संभावनाएं हैं। और क्या है, और बात है कि ट्रेंड इन टेलीकॉम सेक्टर का हिसाब से HR नेट को यहाँ पे किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे फैक्टरिंग किया जाएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट है, आपका जो जॉब्स है, ये जॉब श्रिंक होने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आएगा तो जॉब श्रिंक का बात यहाँ पे भी आएगा। और लास्ट में आ गया है, देखिए ये है गुलाब जामुन ITS ऑफिसर लोगों के लिए कि टू रिकमेंड द पॉलिसी फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ मेंबर ऑफ IT इंडियन टेलीकॉम सर्विस ITS ऑफिसर इन BSNL। तो कौन सा पॉलिसी का हिसाब से BSNL में ITS ऑफिसर डिप्लॉय होंगे और रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर। तो ITS ऑफिसर को प्राइज देना है। तो देखिए BSNL अगर कुछ कर रहा है तो BSNL का इतना कर्मचारी का क्या वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो देखने का इतना जरूरत नहीं है, मगर कमिटी को ये देखना है बहुत ज्यादा जरूरी है कि ITS ऑफिसर का परफॉर्मेंस जैसे अननोटिस ना जाए और उनको अप्रोप्रिएटली अप्रिशिएट किया जाए। तो खैर ये जो कमिटी है ये कमिटी रिकमेंड करने वाले है 3 हफ्ता में। तो इसका मतलब है अगर 9 अप्रैल को आपको ये कमिटी का फॉर्मेशन हुआ है 9 अप्रैल 9/4/26 को, तो 3 हफ्ता में अगर ये होने वाला है तो 21 अगर आप मानते हैं तो ये जो 30/4/2026 का 26 तक इसका रिकमेंडेशन जो है ये रिकमेंडेशन आपका आने वाले हाल है। ठीक है, तो 30 तारीख को हम लोग इसका रिकमेंडेशन जैसे मिल जाएगा तो हम लोग इसको लेके चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर PSU 1 इनका आप डिजिटल साइन देख सकते हैं, डिजिटल साइन है। और देखिए एक किन को ये भेजा गया है। तो इस वीडियो को BSNL में जितना भी 52,000 कर्मचारी है उनके अंदर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।